नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष गुप्ता और मेरे YouTube चैनल विद्यार्थी परिवार में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस कड़ी के अंतर्गत हम लोग आपके यूपी टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी-एलटी के अंतर्गत या यूपी पीसीएस के अंतर्गत, साथ ही साथ यूपीएसआई तथा डीएसबी के सोशल साइंस के अंतर्गत और होने वाले जो आपका यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत पेड की है, उसके संबंधित जो आपके इतिहास से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आपको इस वीडियो में मिलेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन क्लिक कर लीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा जो प्रश्न है, जो आपके प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन देखिएगा, सिंह विष्णु, विष्णु सिंह, सिंह वर्मा या नरसिंह वर्मन। तो जल्दी से बताइए दोस्तों फटाफट। अब वीडियो को पुश करके दोस्तों इसे आप एक प्रैक्टिस सेट की तरह ले सकते हैं, बाद में इसको आप उत्तर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से बताइए कि पल्लव वंश का संस्थापक कौन था। तो आई होप दोस्तों आपने गेस किया होगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, जो सिंह विष्णु था वही दोस्तों पल्लव वंश का संस्थापक था। आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपको एग्जाम में पूछा भी जाता है। स्वराज्य दल जो 1923 की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन देखिएगा, पंडित मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या दादा भाई नौरोजी। तो जल्दी बताइए दोस्तों, जो स्वराज्य पार्टी है उसकी स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, जो स्वराज्य पार्टी की स्थापना की थी उसको की थी पंडित मोतीलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ इनके जो चितरंजन दास जी थे, चितरंजन दास जी भी इनका साथ दिया था दोस्तों। तो दोनों लोग के सम्मिलित रूप से स्वराज्य पार्टी की स्थापना हुई थी। तो कब हुई थी दोस्तों? वर्ष 1923 में। ठीक है, वर्ष 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। ये जब आप दोस्तों आप असहयोग आंदोलन पढ़ते हैं, असहयोग आंदोलन का स्थगित होने के बाद ये दल बनाया गया था। आगे चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आज़ाद हिंद फौज जो 1943 का गठन कहाँ किया गया था? जापान में, सिंगापुर में, वर्मा में या रंगून में? तो जल्दी बताइए दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी या गठन कब हुआ था? तो दोस्तों, जो आपका आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा, वो हुआ था सिंगापुर में। ठीक है दोस्तों, सिंगापुर के अंतर्गत हुआ था दोस्तों, वर्ष 1943 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय विदेश नीति किन सिद्धांतों पर आधारित है? ठीक है दोस्तों, यहाँ पे किन कर लीजिएगा, थोड़ा सा प्रश्न को सही कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे भारतीय विदेश नीति किन सिद्धांतों पर आधारित है? ऑप्शन देखिएगा, गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत पर, पंचशील के सिद्धांत पर या शांति शाश्वत के या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों आई होप आपने गेस किया होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, जो भारतीय विदेश नीति है उसकी विशेषताओं में दोस्तों गुटनिरपेक्षता नीति, पंचशील सिद्धांत और शांति शाश्वत की भावनाएं भी आती हैं। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो गुटनिरपेक्षता है, गुटनिरपेक्षता का संस्थापक कौन थे या जनक कौन था? तो गुटनिरपेक्षता नीति के जो संस्थापक थे वो कौन थे? आगे चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पंचशील सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया गया था? ऑप्शन देखिएगा, 20 जून 1953 को, 20 जून 1954 को या 20 जून 1966 को या 20 जून 1976 को? तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। तो दोस्तों ये हुआ था आपका जो पंचशील सिद्धांत है, जो भारत और चाइना के मध्य हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों 20 जून 1954 के मध्य। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बरदौली सत्याग्रह कब चलाया गया था? ऑप्शन देखिएगा, वर्ष 1926 में, 1928 में या 1935 में या 1940 में? तो बताइए दोस्तों, बरदौली का जो सत्याग्रह था वो कब चलाया गया था? तो दोस्तों जो बरदौली का सत्याग्रह है वो चलाया गया था वर्ष 1928 में। ठीक है दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसी
सत्याग्रह में दोस्तों वल्लभ भाई की उपाधि दी गई थी। आगे चलिए दोस्तों, सॉरी, सरदार की उपाधि दी गई थी। आगे चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? ऑप्शन देखिएगा 7, 10, 12, 18। तो दोस्तों जो 1927-28 के अंतर्गत साइमन कमीशन भारत आया था, तो उसमें कुल कितने सदस्य आपको बताना है। तो दोस्तों जो साइमन कमीशन है, जो वर्ष 1927 के अंतर्गत आया था, उसमें कुल दोस्तों 7 सदस्य हैं। ठीक है दोस्तों, 7 सदस्य उसमें हैं। आगे चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस रिपोर्ट में मूल अधिकारों का प्रतिपादन किया गया है? तो यहाँ पे दोस्तों किस कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से बनेगा। तो किस रिपोर्ट में मूल अधिकारों का प्रतिपादन किया गया है? मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, साइमन कमीशन रिपोर्ट, या नेहरू रिपोर्ट, या हंटर कमेटी रिपोर्ट? अगर आपने दोस्तों संविधान को उद्देश्य प्रस्ताव को देखा होगा तो इस क्वेश्चन को आप बाकायदा हल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो मूल अधिकारों का प्रतिपादन किया गया था, उसमें नेहरू रिपोर्ट के आधार पर किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेहरू रिपोर्ट के आधार पर ही दोस्तों मूल अधिकारों का प्रतिपादन किया गया था। आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सर्वप्रथम किस देश ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया था? भारत ने, अमेरिका ने, श्रीलंका ने, या जर्मनी ने? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है आपका, कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, तो बताइए फटाफट। तो दोस्तों जो भारत देश ही ने, ठीक है दोस्तों, गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाने वाला पहला देश था। ठीक है दोस्तों, अगर आपने प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध को देखा होगा दोस्तों, यानी आपने पढ़ा होगा, तो उसमें आपको इसका परिणाम निकलेगा कि जो सोवियत संघ था उसके विघटन के बाद भारत किस दिशा में जाए? तो दोस्तों भारत ने एक तीसरा मार्ग निकाला, वो था गुटनिरपेक्षता का। आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसने 14 सूत्री योजना पेश की थी? पंडित मोतीलाल नेहरू ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, या मदन मोहन मालवीय ने, या खान अब्दुल गफ्फार खान ने? तो दोस्तों आई होप आपने गेस किया होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा ठीक है दोस्तों, इसके द्वारा ही दोस्तों 14 सूत्री योजनाओं की प्रस्तुति की गई थी, जिसके अंदर दोस्तों इसने 14 सूत्री मांग की थी भारत विभाजन के समय। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कब आरंभ हुई थी? ऑप्शन देखिएगा 5 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को, या 10 मई 1930 को? तो दोस्तों जो गांधी जी की दांडी यात्रा थी, अहमदाबाद से लेके आपका साबरमती से जो आपका शुरू हुआ था दांडी यात्रा तक, ठीक है, 241 मील के और 78-79 सदस्यों के साथ शुरू हुआ था। दोस्तों ये आपका 12 मार्च 1930 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट आंसर, जो दांडी मार्च हुआ था वो हुआ था 12 मार्च 1930 को। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन तरफ। दोस्तों ये सभी को जो आपके प्रश्न हैं, अगर आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं या इसके शॉर्ट भी ले सकते हैं। और जो डेट है दोस्तों, डेट को आपको कंप्लीट याद रखना पड़ता है, क्योंकि इस प्रतियोगी दौड़ में दोस्तों क्या किया जाता है कि जो प्रश्न तो बहुत ही आसान होते हैं, किंतु उसको ऑप्शन के आधार पर आपको फंसाया जाता है। तो आप ऑप्शन को बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ पे दोस्तों जैसे डेट होती है, माह होता है, आपको सन, ये सभी भी आप ध्यान देना पड़ता है। आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखकर, तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को महात्मा बुद्ध ने क्या कहा है? यानी तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को महात्मा बुद्ध ने क्या कहा है? ऑप्शन देखिएगा निर्वाण, अपरिग्रह, अनीश्वरवाद, या उपासक। तो जल्दी बताइए इसको क्या कहा है? तो दोस्तों जो आपका तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को महात्मा बुद्ध ने निर्वाण कहा है। ठीक है, निर्वाण या मोक्ष कह सकते हैं, किंतु उन्होंने निर्वाण को ही माना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ था? प्रयागराज में, रत्नागिरी में, नासिक में, या बरदौली में?
ये दोस्तों आपके यूपीटीजीटी के अंतर्गत जो सामाजिक विज्ञान का पेपर बनता है उससे प्रश्न आया है। तो दोस्तों ये हुआ था रत्नागिरी, जो महाराष्ट्र के समीप है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के किस महापुरुष को वृद्ध पितामह के रूप में जाना जाता है, यानी ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है दोस्तों, के रूप में जाना जाता है? मदन मोहन मालवीय को, दादा भाई नौरोजी को, या गोपाल कृष्ण गोखले को, या महात्मा गांधी को? तो जल्दी बताइए दोस्तों, किसे माना जाता है? तो दोस्तों जो भारत के जो महापुरुष हैं दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर बी, इन्हें ही दोस्तों भारत का ओल्ड मैन ऑफ इंडिया या वयोवृद्ध, ठीक है दोस्तों, वृद्ध कह सकते हैं, या वयोवृद्ध भी लिखा जाता है, वयोवृद्ध पितामह या नेता भी कहा जाता है। आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी को कितनी बार राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है? 3 बार, 5 बार, 6 बार, या 7 बार? तो जल्दी बताइए दोस्तों कि दादा भाई नौरोजी को कितनी बार राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है? तो दोस्तों आपने गेस किया होगा, ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट आंसर, 3 बार दोस्तों, ठीक है, 3 बार दादा भाई नौरोजी को राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। तो कब कब बनाया गया था दोस्तों, देख लीजिए, वर्ष 1886 को, ठीक है, 1886 में, और वर्ष आपका 1893 में, और आपका, ठीक है दोस्तों, 1906 में, ठीक है, 1906 में इनको 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन देखिएगा, लाला लाजपत राय ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, या दादा भाई नौरोजी ने, या पंडित मदन मोहन मालवीय ने? इसी को दोस्तों अंग्रेजी में पूछा जाता है इंडियन सोशल सोसाइटी। तो बताइए दोस्तों, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की है? तो दोस्तों जो आपका भारत सेवक समाज की स्थापना की थी वो की थी गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले ने ही की थी। आगे चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन से जाने से पहले दोस्तों आपके लिए प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु थे? तो जल्दी बताइए दोस्तों, जो गोपाल कृष्ण गोखले थे वो किसके गुरु थे? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन तरफ। गुप्त काल में चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? जो गुप्त काल में चांदी के सिक्के चलाए जाते थे वो क्या कहलाते थे? ऑप्शन देखिएगा, दिनार, रुपया, आहत, या 20? तो दोस्तों जो गुप्त काल में चांदी के सिक्के होते थे उसे रुपया का कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट आंसर, रुपया का ही दोस्तों उसे कहा जाता था। आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन द्वितीय, अपराजित वर्मन, या नरसिंह वर्मन प्रथम? तो जल्दी बताइए दोस्तों, पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों जो पल्लव वंश का अंतिम शासक था वो था अपराजिता वर्मन, ठीक है, अपराजित वर्मन ही दोस्तों पल्लव वंश का अंतिम शासक था। तो दोस्तों अभी हमने देखा था कि जो सिंह विष्णु था वो पल्लव वंश का संस्थापक था और प्रथम शासक था और अंतिम शासक था। आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? कटक में, रत्नागिरी में, जलगांव में, या प्रयागराज में? तो बताइए दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था कटक में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, कटक में ही नेता सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सर्वप्रथम महिलाओं को वोट डालने के अधिकार की मांग कब की गई थी? वर्ष 1910 में, वर्ष 1917 में, या वर्ष 1927 में, या वर्ष 1932 में? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट का अंतर रखिएगा, ठीक है दोस्तों।
तो बताइए दोस्तों, सर्वप्रथम महिलाओं को वोट डालने के अधिकार की मांग कब की गई थी? भारत के अंतर्गत पूछा जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों जो सबसे पहले महिलाओं को वोट डालने का अधिकार की मांग की गई थी वो की गई थी वर्ष 1917 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। वर्ष 1917 में ही दोस्तों महिलाओं ने अपने वोट डालने के, मतदान करने के अधिकार की मांग की थी। अगला देखिए दोस्तों, निम्न में सम्मिलित नहीं है। एक तरफ यहाँ मंदिर दिया गया है, एक तरफ यहाँ पे दोस्तों स्थान दिया गया है, तो आपको सम्मिलित करना है। तो चलिए दोस्तों, सम्मिलित नहीं है बताना है। पार्वती मंदिर नैना कुठार मध्य प्रदेश, लक्ष्मण मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश, शिव मंदिर बुमरा आपका नगौदा मध्य प्रदेश, और आपका दशावतार मंदिर ये आपका ललितपुर राजस्थान। तो दोस्तों इसमें से कौन सा आपको सम्मिलित नहीं है, आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी दशावतार मंदिर, ये आपका सम्मिलित नहीं है। ये आपका देवगढ़ उत्तर प्रदेश के अंदर संबंधित है। आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सबसे पहले किस प्रांत में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया था? ऑप्शन देखिएगा, मद्रास प्रांत में, मैसूर प्रांत में, उड़ीसा प्रांत में, या आंध्र प्रांत में। तो जल्दी बताइए दोस्तों, सबसे पहले महिलाओं को मतदान डालने या वोट डालने का अधिकार कहाँ दिया गया था? तो दोस्तों वो दिया गया था मद्रास प्रांत में। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। मद्रास प्रांत में ही दोस्तों वर्ष 1917 के अंतर्गत महिलाओं को पहली बार, ठीक है दोस्तों, वोट डालने का अधिकार दिया गया था। आगे चलिए, अगला देखिए, पूना पैक्ट कब हुआ था? 5 सितंबर 1932 को, 24 सितंबर 1932 को, या 16 अगस्त 1932 को, या 18 नवंबर 1932 को। तो दोस्तों ये महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच समझौता हुआ था, तो उसी को बोलते हैं पूना पैक्ट। कभी कभार पूछा जाता है किसके बीच हुआ था। तो दोस्तों ये हुआ था 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट का समझौता हुआ था, जो दोस्तों महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच हुआ था। आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश स्थित सारनाथ का पुराना नाम क्या था? पाटलिपुत्र, राजगिरी, ऋषिपतन, या सिंगरपुर। तो बताइए दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने जो सर्वप्रथम उपदेश दिया था वो सारनाथ पे दिया था। तो दोस्तों ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो बताइए इसका पुराना नाम क्या था? दोस्तों जो सारनाथ का पुराना नाम था वो उसका पुराना नाम था ऋषिपतन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऋषिपतन ही इसका पुराना नाम था। आगे चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश में हड़प्पा कालीन संस्कृत के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन देखिएगा, प्रयागराज से, कौशाम्बी से, आलमगीरपुर से, या मिर्ज़ापुर से। दोस्तों बताइए जल्दी से, प्रयागराज से कि कौशाम्बी से, या आलमगीरपुर से, या मिर्ज़ापुर से। तो दोस्तों जो उत्तर प्रदेश में आपका हड़प्पा कालीन संस्कृत के, यहाँ पे संस्कृति कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, संस्कृत के अवशेष जो प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त हुए हैं दोस्तों आलमगीरपुर, ठीक है दोस्तों, आलमगीरपुर से प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आलमगीरपुर से ही इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। आगे चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? लखनऊ में, आगरा में, जौनपुर में, या दिल्ली में। तो दोस्तों जो आपका अटाला मस्जिद है वो आपका स्थित है जौनपुर में, ठीक है दोस्तों, जौनपुर में स्थित है, जिसको दोस्तों जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था, ये भी याद रखिएगा। जिसे भारत का सिराज भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। 2 क्वेश्चन बनते हैं इससे, एक तो इसकी स्थापना बनता है, दूसरा अटाला मस्जिद बनता है, तीसरा क्वेश्चन जो बनता है दोस्तों, इसे भारत का सिराज भी कहा जाता है। आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने,
दादा भाई नौरोजी ने, या सुभाष चंद्र बोस ने, या मदन मोहन मालवीय ने। दोस्तों जो वर्ष 1929 में, ठीक है दोस्तों, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी आपको बताना है। तो दोस्तों उसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही दोस्तों वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता की थी। आगे चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। लॉर्ड माउंटबेटन, जेम्स फोर्ड, क्लेमेंट एटली, या जेबी कृपलानी। ये भी क्वेश्चन आपका दोस्तों कई बार आपके एग्जाम पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो में पूछे जाने वाले प्रश्न आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताया करिए, ताकि उसके अन्य वीडियो में इसकी चर्चा की जा सके। तो बहुत सारे मित्र होते हैं दोस्तों प्रश्नों का उत्तर देते हैं, आप भी कोशिश करा करिए जो दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं उसका उत्तर देने की कोशिश किया करिए। तो चलिए दोस्तों इसके प्रश्न का उत्तर बताइए कि भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, यानी इंग्लैंड या ब्रिटेन या लंदन कह सकते हैं। तो उस समय दोस्तों जो आपका मजदूर दल का नेता था वो था, ठीक है दोस्तों, क्लेमेंट एटली। ठीक है दोस्तों, क्लेमेंट एटली ही ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना था, जो आपका लेबर पार्टी से संबंधित था। आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखा, पहला महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। डीके कार्वे ने, सुचेता कृपलानी ने, राधाबाई देशमुख ने, या महादेव गोविंद रानडे ने। तो बताइए दोस्तों पहला महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों जो पहली महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, उसकी स्थापना की थी एक समाजशास्त्री थे, उनका नाम था डीके कार्वे। ठीक है, डीके कार्वे ने ही की थी वर्ष 1916 में। ठीक है दोस्तों, वर्ष 1916 में, ठीक है दोस्तों, ये की थी। और ये कहाँ की थी दोस्तों, इसको मुंबई में की थी। ठीक है दोस्तों, मुंबई में की थी, याद रखिएगा दोस्तों। आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके लिए प्रश्न है। प्रश्न को देखिए दोस्तों, सारनाथ भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन देखिएगा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था। ऑप्शन देखिएगा, शैव धर्म का, जैन धर्म का, या बौद्ध धर्म का, या आपका वैष्णव धर्म का। तो जल्दी बताइए दोस्तों फटाफट, वो किस धर्म का अनुयायी था। तो दोस्तों जो चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसने मौर्य वंश की स्थापना की थी, ठीक है दोस्तों, वो जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, जैन धर्म का अनुयायी था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अंतिम समय में दोस्तों इसने स्वर्ण बेला में अपने शरीर को त्याग दिया, और वहाँ पर दोस्तों इसने जैन धर्म की, ठीक है, अनुयायी बन गया। आगे चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था। ऑप्शन देखिएगा, 208 ईस्वी में, 305 ईस्वी में, या 206 ईसा पूर्व में, या 305 ईसा पूर्व में। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों बताइए, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व में हराया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 305 ईसा पूर्व में ही दोस्तों सेल्यूकस निकेटर को हराया था। और दोस्तों इसने अपना जो राजदूत था मेगास्थनीज को इसे सुपुर्द किया था। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किस पुराण में मिलता है। मत्स्य पुराण में, वरा पुराण में, वामन पुराण में, या परशुराम पुराण में। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों 18 पुराण है हिंदू धर्म में, तो उसमें से आपको बताना है दोस्तों जो विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख है वो किस पुराणों में मिलता है। तो दोस्तों जो
भगवान विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है, वो मिलता है मत्स्य पुराण में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मत्स्य पुराण में दोस्तों 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। आगे चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्न में से सम्मिलित नहीं है। एक तरफ संस्थापक दिया गया है, एक तरफ संप्रदाय दिया है, तो चलिए दोस्तों इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है आपको बताना है। मखलीपुत्र गोशल, आजीवक संप्रदाय, पूर्ण कश्यप, घोर अक्रियवादी रामानुज, परमार्थवादी या नामदेव बरकरी। तो इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं दोस्तों बताना, कौन सा नहीं गलत है आपको बताना है, चुनना है। तो दोस्तों इसमें जो आपका सम्मिलित नहीं है वो आपका है श्री रामानुजाचार्य। ठीक है, वो परमार्थ से नहीं है दोस्तों, बल्कि वो किससे थे, वो वैष्णव संप्रदाय से थे। ठीक है दोस्तों, वो वैष्णव संप्रदाय से ठीक थे दोस्तों, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ब्रह्मसूत्र नामक पुस्तक की रचना किसने की है। नामदेव ने, रामानुज ने, या आपके रामदेस ने, या रामानंद ने। तो जल्दी बताइए दोस्तों, जो आपका ब्रह्मसूत्र नामक पुस्तक है उसकी रचना किसने की है। तो दोस्तों जो आपका ब्रह्मसूत्र नामक पुस्तक है उसकी रचना की है दोस्तों रामानुज ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगर आप ऐसे ही प्रश्नों के साथ अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल विद्यार्थी परिवार पर जुड़ सकते हैं, जहां पर होने वाली प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं के विषय में आपको जानकारी दी जाती है। साथ ही साथ दोस्तों आपके प्रतिदिन ठीक है 10 से 20 क्वेश्चंस आपके क्यूज के आधार दिए जाते हैं। साथ ही साथ गूगल फॉर्म के माध्यम से अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसके आपके सिलेबस के अंतर्गत आपको प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, वो पूर्णतः निःशुल्क है दोस्तों, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाता दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। आप हमारे चैनल से जरूर जुड़िए दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। पल्लव वंश ने, राष्ट्रकूट वंश ने, पाल वंश ने, या चोल वंश ने। तो दोस्तों ये कई बार आपको एग्जाम में पूछा भी गया है, बार बार पूछे भी जाते हैं। तो जल्दी वैसे बताइए दोस्तों फटाफट। तो दोस्तों जो एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है उसका निर्माण दोस्तों राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने दोस्तों कराया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने दोस्तों एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। आगे चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था। विष्णुवर्मन, कालाशोक, महापद्मनंद या कुणिक। तो दोस्तों जो आपका शिशुनाग का उत्तराधिकारी था वो था दोस्तों कालाशोक। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो कालाशोक ही दोस्तों उत्तराधिकारी था इसका। आगे चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किस शैली में किया गया है। गांधार शैली में, मथुरा शैली में, वैष्णव शैली में, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो आपकी सबसे अधिक बुद्ध मूर्तियों का जो निर्माण किया गया है दोस्तों वो किया गया है आपका गांधार शैली में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। गांधार शैली में दोस्तों बुद्ध की मूर्तियों का सर्वाधिक निर्माण किया गया है। आगे चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पहली बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ हुआ था। राजगिरी में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में, या कुंडलवन में। तो जल्दी बताइए दोस्तों फटाफट कि जो पहली बौद्ध सभा हुई थी वो कहाँ हुई थी। तो दोस्तों जो आपकी पहली बौद्ध सभा हुई थी वो हुई थी 483। ठीक है दोस्तों,
483 ईसा पूर्व में, ठीक है दोस्तों, 483 ईसा पूर्व में हुई थी दोस्तों। और वो हुई कहाँ थी दोस्तों? वो राजगिरी में हुई थी, ठीक है दोस्तों, वो राजगिरी में हुई थी। और उस समय दोस्तों इसका अध्यक्ष था महाकश्यप थे, ठीक है दोस्तों, महाकश्यप साहब थे। और दोस्तों और जो शासक था वो था अजातशत्रु, ठीक है दोस्तों, अजातशत्रु के शासनकाल में पहली बौद्ध सभा हुई थी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों जो पहली बौद्ध सभा हुई थी वो आप 483 के अंतर्गत अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी, और वो हुई थी दोस्तों राजगिरी में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, राजगिरी में ही पहली बौद्ध सभा की आयोजन हुआ था। आगे चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से सुमिलित नहीं है। पहली बौद्ध सभा अजातशत्रु के, द्वितीय बौद्ध सभा कालाशोक के, तृतीय बौद्ध सभा समुद्रगुप्त के, या चौथी बौद्ध सभा आपके कनिष्क के। तो इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है दोस्तों, बताना है, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों आई होप आपने गेस किया होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जो तीसरी बौद्ध सभा थी वो दोस्तों आपके, ठीक है दोस्तों, वो अशोक के समय में हुई थी। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका तृतीय बौद्ध सभा है वो समुद्रगुप्त के समय नहीं बल्कि अशोक के समय हुई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द रॉन्ग आंसर। तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर के अंतर्गत देखा जाएगा। आगे चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और इस प्रश्न का आपके अंतर्गत है, किस मौर्यवंशी शासक को, ठीक है दोस्तों, किस मौर्यवंशी शासक को अमित घात यानी मित्रों का शत्रु कह सकते हैं, अमित घात के नाम से जाना जाता है? बिंबिसार को, बिंदुसार को, अशोक को, या बृहद्रथ को? तो जल्दी बताइए दोस्तों किसे माना जाता है? तो दोस्तों आपने गेस किया होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों, बिंदुसार को ही दोस्तों अमित घात के नाम से जाना जाता है, इसे उपाधि दी गई थी दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आपके लिए अंतिम एक प्रश्न है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए कि कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ये सभी प्रश्न आपके दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के शेयर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों हम लोग आपके लिए मेहनत करते हैं, तो आपका भी प्रयास बनता है छोटा सा लाइक करने का दोस्तों। अगर आप इच्छुक हैं दोस्तों तो इसे लाइक कर सकते हैं, अन्यथा आपकी इच्छा, आप स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो के अंतर्गत किसी प्रकार कोई समस्या होती है या कोई दिक्कत होती है तो दोस्तों इसे आप फीडबैक के माध्यम से कमेंट बॉक्स में दोस्तों दीजिए। अगर आपको वीडियो जैसा भी लगा हो दोस्तों आप फीडबैक जरूर दिया करिए दोस्तों, फीडबैक से हम लोग का मोटिवेशन बढ़ता है और आगे आने के वीडियो को हम लोग बनाने के लिए प्रेरित होते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, मस्त रहिए।